हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। तो आज की भी रियल हॉरर स्टोरी होने वाली है जो कि मैं आप सभी के पास लेकर आई हूँ। और आज की कहानी से आपको कहीं ना कहीं ये तो विश्वास हो ही जाएगा कि भटकती आत्माएं या प्रेत कहीं ना कहीं से अपना शिकार ढूंढ ही लेते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। और ये जो घटना बताई है, खैर उनका नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, तो एक काल्पनिक नाम ही रख लेते हैं, हर्षिता। और हर्षिता ये कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाएंगी, तो सुनिए उनकी ज़ुबानी, उनकी आप बीती। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और मैं वेस्ट बंगाल खरागपुर से हूँ। ये जो घटना घटी है अभी से 2 साल पहले की है। तो ये जो घटना मेरे साथ घटी थी, ये मेरी नानी के घर घटी थी, जिनका घर भी खरागपुर में ही है। हमारे घर से नानी के घर का जो डिस्टेंस रहता है वो 4 से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन नानी का घर एक ऐसे एरिया में है जो बहुत ही सुनसान है। वहाँ सिर्फ मेरी नानी का घर ही मौजूद है, या जो भी घर हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे बने हुए हैं। तो आसपास का जो भी आप एरिया अगर मान के चलो तो वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान है। रात को तो अपने घर से कोई बाहर भी नहीं निकल सकता, इतना सुनसान है। आगे पीछे इधर उधर सब जगह अंधेरा पसरा हुआ है। और इसी अंधेरे में कुछ ऐसा होता है मेरे साथ जिसको मैं आज तक भुला नहीं पाई हूँ। तो एक दिन की बात थी कि मुझे मेरी नानी घर जाना था। मेरे मामा की बेटी का बर्थडे था और इसीलिए मैंने सोचा कि अच्छे से रेडी होकर जाऊंगी, अच्छे से पूरा परफ्यूम वगैरह लगा के जाऊंगी, बाल खुले करके जाऊंगी और एक अच्छी सी ड्रेस पहन के जाऊंगी, पूरा फुल ऑन मेकअप करके जाऊंगी। होता है ना, लड़कियों को एक अपना ही शौक़ होता है। तो बस मैंने भी ऐसा ही सोचा। मैं अपने घर से निकली और बस कुछ ही देर में अपने नानी घर पहुँच गई। वहाँ जाके मुझे बहुत अजीब सी वाइब्स फील हुई। ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ करता था, लेकिन उस दिन बहुत ही अजीब लग रहा था। और एक बात ये भी थी कि जो मेरी मामा की वाइफ थी, मीन्स मेरी मामी, वो बहुत अजीब हरकतें किया करती थी। उनका एक टक किसी को देखते रहना, या किसी भी चीज़ को एक टक देखते रहना, या फिर कभी कभार बहुत अजीब सवालात पूछना, कई बार तो मर जाने की बातें करना, कई बार दुपट्टे को बांध के फ़ैन की ओर देखना, पंखे की ओर ऐसे दुपट्टे को लेकर देखना, कोई आम बात नहीं। सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं अपने घर जा रही थी तो उस टाइम मेरी मौसी आई हुई थी, जो कि काफ़ी दूर देश से आई थी और उनका तो पूरा ठहरने का प्लान था। लेकिन उन्होंने मुझे रोका कि अरे हर्षिता, कहाँ जा रही है? आज के दिन तो रुक जा अपनी मौसी के पास कम से कम, फिर तो तेरी मौसी चली जाएगी, फिर क्या करेगी? फिर भी मेरा मन नहीं हुआ। मेरा मन करा कि नहीं, मुझे नहीं रहना मौसी, मुझे जाना है मम्मी पापा के पास। और मम्मी पापा भी नहीं आए थे, तो मुझे जाना है। और वहाँ से मैं चली गई। घर पे जाकर बहुत अजीब सा लगा। घर पे जाके तो ऐसा लगा कि नहीं यार, मौसी आई हुई है तो मुझे एक बार चले ही जाना चाहिए। आखिर मैंने उनका दिल दुखाया। नहीं, मैं अगले दिन चली जाऊंगी। और मैंने अगले दिन जाने का दोबारा से प्लान किया। आखिर नानी का घर इधर ही तो था और मौसी इतने दूर देश से आई थी, तो अब मौसी से मिलना और ऐसे उनको इस बात के लिए हर्ट करना कुछ अच्छा नहीं लगा। तो अगले दिन ऐसे ही उठ के मैं अपनी नानी के घर चल दी। वहाँ जाकर मेरी मौसी बहुत खुश हुई और हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से बिताया। रात का जब सोने का वक्त आया तो हम दोनों मैं और मेरी मौसी, हम दोनों एक हॉल में सो रहे थे। मेरे मामा, मेरी मामी और उनके बच्चे एक अलग रूम में सो रहे थे और मेरी नानी अलग रूम में सो रही थी। तो उस दिन हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। 12 से 1 का समय हो रहा था रात का। और मेरी मौसी न जाने नानी के घर की बातें करने लगी, मामी के बारे में स्पेशली, कि मामी ना, आजकल तुम्हारी मामी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है यार हर्षिता, पता नहीं क्या हो गया है। एक अलग सा डर है इस घर में, पता नहीं तुम्हारी मामी को किसकी नज़र लग गई है। आखिर आजकल ऐसी हरकतें करती है तो कई बार तो जान देने की भी कोशिश करती है।
उन सभी बातों पे मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था अरे क्या आजकल के वक्त पे भी ये सब बातें कर रही हैं मौसी, लेकिन मौसी को कौन समझाए। आखिर मौसी जो बोल रही थी वो तो मैं सुन रही थी। मुझे कुछ ट्रस्ट तो नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे ही जैसे स्टोरी सुन रही थी, सुनते सुनते मेरी जो नज़र थी वो सामने की वॉल पे गई और अचानक से मुझे एक शैडो दिखा जो कि काफ़ी ब्लैक कलर का था। और मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि एक ब्लैक शैडो जिसको मैं अपने सामने देख रही हूँ, और उसको देखकर मैं इतना डर गई कि मैंने अपनी मौसी को कहा कि नानी के रूम में चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं उनको उस वक्त ये एक्सप्लेन तो नहीं कर पाई कि मैंने क्या देखा, लेकिन मैं एकदम से इतना डर गई कि बस पसीने पसीने छूट गए। और उस वक्त पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ कि डर क्या होता है इन सब चीज़ों का। फिर भी कहते हैं ना कि ये जो दिमाग होता है ये अपना खेल तो दिखाता है, कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं करने देता है। और उस दिन भी मैंने ऐसा सोचा नानी के रूम में जाने के बाद कि अरे हो सकता है कि मैं स्टोरी सुन रही थी और मैंने अपने आप ही शायद कुछ इमेजिन कर लिया। और अरे नहीं नहीं हर्षिता, ऐसा कुछ नहीं होता, तू ज़्यादा ही सोच रही है। और ये सब बातें साइड रख के मैं आराम से सो गई। अगले दिन जैसे ही उठे, जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं सोचा था कुछ ऐसा ही हो गया। अगले दिन उठे और नानी के पैरों में बहुत पेन था। नानी से उठा भी नहीं जा रहा था, पैर को हिलाया भी नहीं जा रहा था। आखिर अचानक से ऐसा सब कुछ कैसे हो गया। नानी को इतना पेन हो रहा था कि नानी चल भी नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही सोच के हम लोगों ने एक बाबा किस्म की एक लेडी हैं और उनको हमने बुलाया। उनके ऊपर माता आती थी और वो माता का बोला हुआ बोलती थी। तो वो मेरी नानी से मिली और नानी को देखते ही उन्होंने कह दिया कि आपके घर में किसी आत्मा का साया है, किसी आत्मा ने आपके घर पे बसेरा करा हुआ है। और वो जो आत्मा है, या तो वो आपको साथ लेकर जाना चाहती है या आपकी बहू को, मेरी मामी को। ये सब सुन के मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं ये सब अपनी आंखों के सामने देख भी रही थी और सुन भी रही थी। और जो मैंने पिछली रात देखा था वो तो अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया था। इन सभी बातों के बाद तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ रहने का, लेकिन ना जाने मैं अपने होशो आवाज़ में ही नहीं थी। मैं सिर्फ बहुत सहमी रहती थी। मम्मी पापा से बात करने का मन भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि इस घर से अगर मैं बाहर भागना भी चाहूँ तो कैसे न कैसे करके रुक ही जाऊँगी, कोई रोक ही लेगा। जैसे तैसे करके वो दिन बीता और रात आई, और रात जैसे ही आई मेरा डर और ज़्यादा चरम सीमा पर चढ़ गया। मुझे और डर लगने लग गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी उस दिन हम अपनी नानी के रूम में सोए थे, क्योंकि नानी का भी ख्याल रखना था कि देर रात गए अगर कुछ हो गया, कुछ ज़रूरत पड़ गई तो एटलीस्ट उनके पास कोई रहे। तो ऐसे ही उस दिन भी 12 से 1 का समय था। मेरी मौसी और मैं एक साथ सो रहे थे। मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं सो नहीं रही थी, ना ही मेरी मौसी को नींद आ रही थी। अचानक से मुझे पायल की आवाज़ आने लग गई। सा लगा कि कोई आसपास घूम रहा है, और वो भी इसी रूम में कोई आसपास घूम रहा है। कोई पायल की छन छन आ रही, कभी चूड़ियों की खन खन आ रही। ऐसा लग रहा कि कोई तो साया है जो किसी औरत का है, क्योंकि अगर ऐसी कोई आवाज़ आ रही है जिसने पायल और चूड़ियाँ पहनी हुई हैं तो वो बेशक कोई औरत का साया है। अचानक से मेरी मौसी, जो अभी तक बिल्कुल सही थी, मेरी साइड एक टक देखने लग गई और अजीब सी मुस्कुराहट देने लग गई। उसके चेहरे में मैंने एक अलग ही चेहरा देखा। वो देखकर तो मेरी ऐसी जान निकली कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इतनी ज़ोर से कि मेरी आवाज़ सुन के तो पूरा घर जग जाता। लेकिन उस दिन जिस रूम में मैं थी, मैंने आपको बताया कि मैं अपनी नानी के रूम में थी, मेरी नानी उस आवाज़ से बिल्कुल नहीं उठी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मौसी को क्या हो गया है, नानी क्यों नहीं सुन रही है। कैसे न कैसे करके मैं बस उस रात सो गई। उस रात ईश्वर का नाम लेकर सो गई।
अगले दिन ये सब बातें, ये पूरा मैटर मैंने अपनी नानी के घर में सबको बताया, और जो मुझे पता लगा मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी नानी ने मुझे कहा कि 8 से 9 साल पहले हमारे ही घर के साथ में घर हुआ करता था, और यहाँ एक फैमिली रहा करती थी जिसमें पति पत्नी, 6 साल का बेटा उनका, और कुछ घर के मेंबर्स रहा करते थे। वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा सजती संवरती रहती थी। आप उसे कभी भी देख लोगे तो वो औरत हमेशा पूरा 16 श्रृंगार में ही मिला करती थी। न जाने उनके घर में क्या हुआ कि एक दिन खबर आई कि वो औरत जलकर मर गई, और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। किसने किया, कैसे हुआ, अचानक हुआ, ये क्या हुआ? उसके बाद वो ना घर रहा, ना वो औरत रही, और वहाँ के मेंबर्स न जाने कहाँ चले गए, क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। हमें तो बस एक खबर मिली। उस हादसे के बाद आज तक ना ही यहाँ कोई बस पाया है इस पूरे एरिया में, और शायद ना आने वाले वक्त में बस पाएगा। तभी ये पूरा जो भी एरिया है हमारा पूरा जंगल की तरह पड़ा हुआ है। ना आगे ना पीछे, ना बाएं ना दाएं, कोई भी नहीं, बस जंगल और अंधेरा, एक सुनसान माहौल। ये सब सुन के तो मेरी ऐसी जान निकली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी नानी मुझे क्या बता रही है। मेरी नानी कहा कि शायद ये उसी की आत्मा है जो हमारे घर में घुसकर हमें परेशान कर रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जो औरत है ये मेरे ऊपर इतना सब कुछ क्यों कर रही है। मामी को अगर नज़र आ रही है तो ठीक है, मामी और यहाँ रहते हैं, लेकिन मैं तो कभी कभार आती हूँ, ये मुझे क्यों अपना टारगेट बना रही है। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे इतने बुरे हालातों में अपने नानी, अपने मामी, अपनी मौसी को ऐसे छोड़कर चली जाऊं। आखिर वो रिश्ते क्या जब आप दुख में साथ ही ना दो। उस दिन भी जब रात की बारी आई, दिन तो पूरा सोचने में निकल गया, लेकिन रात कैसे निकालनी थी बस इसी का डर था। उस दिन 12 से 1 बज रहे थे, और फिर वही सारी आवाज़ें एकदम से सुनाई देने लग गई उसी रूम में, नानी के रूम में, और वही शैडो आसपास घूम रहा था। मेरी मौसी तो उस दिन पूरे होश में थी, और उन्होंने जब ये सब सुना और देखा वो तो बहुत ज़्यादा डर गई, और उन्हें यकीन भी हो गया कि इस घर में कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। आखिर जिस दिन से उन्होंने वो सारी स्टोरीज़ मुझे सुनाई, उस दिन से वो जो भी एनर्जी थी, वो जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वो इतनी एक्टिव हो गई कि मेरी मौसी को भी अब विश्वास हो गया मेरे साथ साथ कि कुछ तो गलत है यहाँ। यही सब कश्मकश में थी मेरी मौसी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे गले को कोई दबा रहा है, मेरे गले में कुछ फंस गया है। मैं बहुत डर गई थी, मैं समझा नहीं सकती कि वो जो मंजर था मेरी ज़िंदगी का, वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर में से एक था। ये सब होने के बाद मेरी मौसी ने मुझे एकदम से झटका और हम पानी पीने गए। मुझे उन्होंने पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया। इतना डर था, इतना खौफ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे न कैसे करके हमने पानी पिया। नानी को तो हम उठा ही नहीं सकते थे, नानी उठ ही नहीं रही थी। रात के वक्त तो नानी ऐसी हो जाती थी कि नानी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नानी किस दुनिया में है, किस दुनिया में गुम है, कुछ समझ ही नहीं आता था। जैसे तैसे पानी पिया, इतना डर लग रहा था। वो सारी आवाज़ें एकदम से आ रही थी, अचानक ये सब एक साथ हो रहा था कि हम एकदम से बेड पे चढ़ गए। और उस दिन आप मानेंगे नहीं, मेरी नानी का जो लेग था, अगर उस पर कोई हाथ भी लगाया ना तो वो एकदम से चिल्ला पड़ती थी। लेकिन उस दिन मैं तो अपनी नानी के पैर पर ही चढ़ गई थी, लेकिन मेरी नानी की एक भी आवाज़ नहीं आई। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन डर इतना था कि बस उस दिन कैसे न कैसे करके नानी की ही पनाह में सोना था। अगले दिन तो मैंने बस सोच रखा था कि अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है, अब तो मैंने अपने मॉम और डैड को बताना ही है।
और मैंने ऐसा ही करा, कॉल पे सारी बातें एक सांस में मैंने बता दी और मेरे मम्मी पापा अचानक से दौड़े दौड़े नानी के घर पहुँचे। मैंने सारी बातें बताई लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे कि मैं जब शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं होता तो उनका भी यही हाल था कि उन्होंने देखा नहीं, उन्हें महसूस नहीं होता, तो वो विश्वास कैसे कर लें, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी मौसी और मैंने यही सोचा कि जो जो हमारे साथ हुआ है, जैसे जैसे हुआ और जिस जिस जगह हुआ है उसी जगह इनको भी वहीं सुलाएंगे और इनको भी यही एहसास दिलाएंगे कि आज रात वो होगा और तुम भी देखना, तुम भी महसूस करना। मेरे पापा को हमने हॉल में सुलाया। जिस दिन पहले दिन उस हॉल में मुझे वो ब्लैक शैडो दिखी, और मेरी मम्मी को मैंने अपनी नानी के रूम में सुलाया और 12 बजने का वेट करा। और हमें ये भी डर लग रहा था कि अगर आज ये नहीं हुआ ना तो हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, और अगर इससे भी ज़्यादा कोई दुर्घटना घट गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाए, जो कि मैं होने नहीं देना चाह रही थी। लेकिन उस दिन 12 तो क्या, 1:10 तक, रात के 1:10 बजे तक, 1:15 बजे तक कोई साउंड्स नहीं, कोई ब्लैक शैडो नहीं, कुछ नहीं। आखिर वो सब अचानक कैसे गायब हो गया? ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरी मौसी के साथ भी हुआ था और हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जब हम दोनों के साथ एक साथ ये सब कुछ हुआ है तो इनके सामने क्यों नहीं हो रहा। हम जैसे तैसे करके हमने और ज़्यादा दिमाग लगाया। हम उस रूम से बाहर निकले और हॉल की तरफ पहुँचे। हॉल की तरफ जैसे ही पहुँचे कि पीछे मेरी मौसी थी और उनके आगे मैं थी। मेरे पापा इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि मेरी मौसी पीछे एकदम से गिर गई और मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई कि पापा आपने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी ज़ोर से आप चिल्लाए। मेरी मम्मी ने मेरी मौसी और मुझे एकदम से उठाया। हम इतना डर गए थे कि हमें तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। मेरे पापा ने बताया कि वो क्यों चिल्लाए। उन्होंने ऐसा देखा कि मेरे पीछे पीछे कोई मेरे साथ आने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे साथ चल रहा है। उस दिन तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन अगले दिन मेरे मम्मी पापा सब बिलीव करने लग गए कि इस घर में कुछ तो गलत है। उस दिन हम बाबा जी के पास गए और बाबा ने एक ताबीज़ हमें दिया, लेकिन मेरे पिताजी को इन सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं था। उन्हें सिर्फ ईश्वर पे विश्वास था कि ईश्वर है ना, वो सब सही करेंगे। उनको बाबा वगैरह पे विश्वास नहीं था बिल्कुल भी। और एक बात, हमारे जो घर के ईश्वर हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं, वो हैं विष्णु भगवान के अवतार नरसिम्हा भगवान, जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली अवतार में से एक है। मेरे पापा तो बस उन्हीं पे विश्वास रखते हैं। उन्हें तो बस ये था कि वो है ना तो इस घर तो क्या, हमारे पे कोई आँच भी नहीं आ सकती, जो कि कहीं ना कहीं एक सच्ची भक्ति और एक सच्चा विश्वास था। एक दिन ऐसे ही बैठ के हम सब घर के सदस्य एक साथ पूजा कर रहे थे। मेरी मम्मी पूजा कर रही थी और उनके साथ हम सब थे, और अचानक से नरसिम्हा भगवान ने दर्शन दिए। मेरी मम्मी के अंदर वो आए और उन्होंने बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ में बोला कि अब देखता हूँ कौन है, अब देखता हूँ कौन कैसे परेशान करता है। मैं हूँ जब तक इस घर पे एक आँच भी नहीं आएगी। उस दिन सबको कंफर्म हो गया, इनफैक्ट मेरे पापा को भी दोबारा से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ईश्वर ने खुद आकर ये बात बोली है। इट मीन्स सच है, इस घर में बुरी शक्ति है। मुझे और मेरी मौसी को वो साया बहुत सताता था, बहुत ही ज़्यादा सताता था। ना जाने वो क्यों मेरी मौसी और मेरे पीछे पड़ा था। उन 10-15 दिन तक तो ना मैं ना किसी से बात करती थी, ना अपना चेहरा अच्छे से देखती थी। मैं इतनी वीक हो गई थी कि मेरा खाने का मन नहीं करता था, मेरा सोने का मन नहीं करता था, मेरा बोलने का मन नहीं करता था। मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मम्मी पापा मेरे सामने बैठे थे। मैं कह रही थी ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है मम्मा, क्यों मेरे ये पीछे पड़ी है, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ये सब सवालात मैं कर रही थी कि अचानक मेरी मॉम को ध्यान आया कि जब इस औरत की डेथ हुई थी तो मेरी मॉम भी तो प्रेग्नेंट थी और उस वक्त मैं थी उनकी कोख में, और उस औरत की डेड बॉडी मेरी मम्मी के सामने से निकली। तो हो सकता है कि उस साये ने, उस औरत के प्रेत ने नज़र रख ली हो, क्योंकि उसको उसका बच्चा नहीं मिल पाया था। उसने मेरी मॉम के ऊपर नज़र रख ली हो
कि अब तो इसका बच्चा मैं छीन कर ही रहूँगी। यह सब सुनने के बाद मैं शांत ज़रूर हुई, क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन फिर भी मैं बहुत डर रही थी। अब पूजा का दिन आ गया था। पूजा करते वक्त मेरी मॉम के अंदर नरसिम्हा भगवान प्रवेश करे। जय हो नरसिम्हा भगवान की, जय हो। उन्होंने मुझे बहुत थप्पड़ मारे, बहुत स्लैप करा और मुझसे पूछने लगे, तू कौन है, क्यों आई है, क्या चाहती है इस बच्ची से। मैं तो होश में नहीं थी, लेकिन मेरी मौसी होश में ज़रूर थी और उन्होंने ये सब बताया कि मैंने अपने मुंह से ये बात बोली कि मैं इस लड़की को लेकर जाना चाहती हूँ और मैं लेके जाऊंगी इस लड़की को अपने साथ, तू कर ले क्या करता है। मेरी मम्मी के अंदर जो नरसिम्हा भगवान थे, उनको अचानक ये सब सुन के एकदम से गुस्सा आया और उन्होंने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारे, इतनी ज़ोर से कि मैं क्या बताऊँ आपको। सब लोग देखकर डर रहे थे कि कभी मेरी जान ही ना चली जाए। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर कभी जान लेते नहीं बल्कि जान बख्शते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक पवित्र जल का कुछ बूंदें मुझ पर छिड़की और पूजा का एक टीका लगाया। बस इतना करते ही मैं एकदम से बेहोश हो गई। ये सब सारा मंजर पूरे परिवार ने देखा और मेरी मौसी ने मुझे बतलाया। उसके बाद जब मुझे होश आया, मुझे काफ़ी वक्त लगा रिकवर होने में, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अभी भी जब मैं नानी के घर से जाती हूँ या नानी के घर के आसपास भी रहती हूँ तो एक अलग वाइब महसूस होती है, एक डर लगता है। लेकिन अब वो शक्ति मुझे कभी पकड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पे नरसिम्हा भगवान का आशीर्वाद है। साक्षात नरसिम्हा भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज भी जब भी याद करती हूँ इस मंजर को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ यही थी मेरी आप बीती। तो गाइज़, ये थी हर्षिता की आप बीती और बहुत ही दिल दिला देने वालों में से एक थी। बहुत कहा जाता है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट या कुछ प्रेगनेंसी के दौरान मर जाए, उसका कोई ऐसा डेथ हो जाए, तो वो चुड़ैल का रूप ले लेती है या वो एक प्रेत योनि में चली जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी हर्षिता के साथ। तो बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, कितना खौफ महसूस हुआ। मैं मिलूँगी आपको आपकी अगली स्टोरी में। अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो हमारी इंस्टा आईडी पे ज़रूर शेयर करिएगा कि ऐसी रोचक कहानियाँ मैं आप सभी के पास लेकर आती रहूँ। अभी के लिए बाय बाय।